पीएफ में पहला वाला नोट आपको अभी नहीं समझना है। पीएफ का पहला वाला जो नोट है ना, वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी। जब हम सैलरी हेड कर लेंगे ना, तो मिक्स्ड आपको रैंडम कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी एक्स्ट्रा, उसमें समझाऊंगी। हाँ, चलिए, अलाउंसेस क्या है। सबसे पहले हम इधर लेते हैं सैलरी। सैलरी में आपको क्या क्या कंसिडर करना है? बेसिक पे, बोनस, कमीशन, फीस। ठीक, फिर इसमें कंप्यूटेशन होती है टैक्सेबल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो हमने सैलरी क्या होती है वो तो देख लिया। बोनस, कमीशन, फीस बेसिक पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी है वो हमने अभी सीख ली। फिर इसके बाद इसमें आता है टैक्सेबल अलाउंसेस। तो हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं अपने चैप्टर के, टैक्सेबल अलाउंस। वैसे तो देखा जाए तो थर्ड पार्ट में, क्योंकि हमने सेक्शन 16 की रिडक्शन पहले ही कर ली। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कर लिए, सैलरी क्या होती है वो कर लिया। अब इस चैप्टर के मेजर दो पार्ट्स बचे हुए हैं, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अलाउंसेस से शुरू करते हैं। पहली बात तो कि अलाउंसेस होते क्या हैं। अलाउंस वर्ड क्या मतलब क्या होता है? अलाउंस का मतलब आपको ओवर एंड अबव योर सैलरी जो भी पैसा आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। सपोज आपका एम्प्लॉयर आपको आने जाने के लिए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग का पैसा दे रहा है, तो वो एक अलाउंस है। ठीक है, अलाउंस क्या होते हैं? जो आपको ओवर एंड अबव सैलरी दी जाती है। दूसरा, सपोज आपको रहने के लिए रेंट का पैसा आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये भी एक अलाउंस है। ठीक, आप जहां पर नौकरी करते हो, अगर उधर कोई स्पेसिफिक टाइप की यूनिफॉर्म चाहिए, जैसे अगर हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें या हम इनकी बात करें जो बिल्डिंग्स में ये आर्किटेक्चर्स और ये सब होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म लगती है ना अलग, तो अगर वो अलग तरीके की यूनिफॉर्म आपको चाहिए जॉब करने के लिए, तो उस यूनिफॉर्म का भी पैसा मिलता है, वो होती है यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक, फिर आपको कोई रिसर्च करनी है, भाई कंपनी में आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आपको आगे से आगे रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, उसका भी पैसा मिलता है, वो होती है रिसर्च अलाउंस। और सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है डियरनेस अलाउंस, जो जनरली सबको मिलती ही है। दो अलाउंस है जो आप मैक्सिमम हर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में देखोगे, एक तो डीए और एक एचआरए, रेंट वाली, हाउस रेंट अलाउंस। ये दो सबको मिलती है जनरली। ठीक, जरूरी नहीं है कि कंपनी सारी अलाउंसेस दे जो इनकम टैक्स में लिखी है, नहीं, जो अलाउंस आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी देखनी है। समझ आ रहा है? ठीक, तो अलाउंस क्या होता है? अलाउंस मीन्स वो अमाउंट जो आपको ओवर एंड अबव आपकी सैलरी रिसीव होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसे मेंटेन करने के लिए। भाई आप नौकरी करने के लिए आ रहे हो, तो वो नौकरी करने में आपके एक्स्ट्रा जो जो खर्चे लग सकते हैं ना, रहने का खर्चा लग सकता है, आपका आने जाने का खर्चा लग सकता है, और जो भी खर्चे लग सकते हैं उसको जब एम्प्लॉयर एज अ पार्ट ऑफ सैलरी देता है, वो अलाउंसेस होते हैं। ठीक, जैसे आपका सपोज बेसिक पे तो ना 40,000 है, इसमें आपको 5,000 मिल रहा है रेंट का पैसा, आपको 2,000 मिल रहा है डीए का पैसा, तो आपको टोटल जो 47,000 मिल रहा है, इसमें इन हैंड तो आपको कितना आएगा? ये 40,000 डीए का पैसा भी आपको मिलेगा, केवल 40 इन हैंड नहीं होता, डीए का पैसा भी आपको मिला करके मिल रहा है।
रेंट का पैसा भी आपको मिलेगा। 47,000 आपके लिए पैसा हो गया, इसमें से टैक्स वैक्स आप हटा दोगे, ठीक। रेंट वाला भी मिलता है पैसा, HRA भी इंक्लूड होता है। ये होती हैं अलाउंसेस। अब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अलाउंसेस को समझे ना कि भाई इनकम टैक्स में इसकी टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से होती है, तो 3 कैटेगरी में बांटा है इन्होंने अलाउंसेस को। पहली कैटेगरी फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, वो अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और इस कैटेगरी में फॉल कौन करता है मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सरकारी नौकरी वाला या फिर UN के मेंबर्स, बस इस कैटेगरी में केवल ये 3 लोग फॉल करते हैं। हम आम आदमी फॉल नहीं करते, हमारे लिए कोई अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट है ही नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी वो वाला जो इंडिया से बाहर काम कर रहा है, इंडिया के अंदर वाला नहीं। इंडिया के बाहर जो इंडिया के लिए काम कर रहा है, जैसे इंडियन एम्बेसीज होती है, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, तो उसमें जो पर्सन काम कर रहा है उसको तनख्वाह भारत सरकार से मिल रही है। भारत सरकार उस तनख्वाह में जो भी अलाउंस दे रही है वो उसके लिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी। DA क्या होता है, वो जब DA का टॉपिक आएगा ना तो उसको डिटेल में समझेंगे। DA को इसमें ही आएगा, DA अलाउंसेस में, ठीक है। फिर एक कैटेगरी में आती है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, वो अलाउंस जिसमें नो इफ नो बट, फुल टैक्स है, बहस ही नहीं करनी है, कोई बहस नहीं करनी, फुल्ली टैक्सेबल मतलब सरकार से बहस नहीं करनी है ना। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट से कोई बहस नहीं करनी। फुल्ली एग्जेम्प्ट वाली एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल वाली फुल्ली टैक्सेबल है। और फिर आती है बहस करने वाली कैटेगरी। इसमें कौन आता है, इसमें हम सब आते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होती है। फिर आती है बहस करने वाली कैटेगरी पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल। वो अलाउंसेस जो आधी मतलब कुछ परसेंट तक ही टैक्सेबल होगी, उसमें से कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाता है जिस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक। अभी एक तो अलाउंसेस इधर वाली आपको याद करनी है और एक इधर वाली याद करनी है। मतलब आपको C कैटेगरी की अलाउंस और A कैटेगरी की अलाउंसेस याद करनी है, और जो अलाउंस A और C में नहीं आती है वो सारी की सारी B कैटेगरी में आती है। तो B कैटेगरी याद नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी अलाउंस का नाम जो आपने फुल्ली एग्जेम्प्ट में नहीं पढ़ा या फिर उधर नहीं पढ़ा, हाँ पार्शियल वाली में भी नहीं पढ़ा, जो इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होती है, चाहे कभी नाम पढ़ाओ चाहे कभी नाम नहीं पढ़ाओ। जैसे DA इज अ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, DA एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होती है। बड़े दुख की बात है ये, ठीक। समझे अलाउंसेस का बाइफर्केशन। अच्छा, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक तो आती है 10-14 की अलाउंस और एक आती है 10-13 की अलाउंस। टेन 14 में भी 2 है, एक पर्सनल पर्पस वाली और एक ऑफिशियल पर्पस वाली, ठीक। ये अलाउंसेस का कैटेगरी वाइज डिवीजन है। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? देखो ये रहा, इसकी फोटो अगर आपको खींचनी है ना तो खींच लो इसकी फोटो, इसकी। मेरे दिमाग में भी यही गाना आया था। सबसे पहले हम ये कैटेगरी वाली अलाउंसेस पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा करके यही आती है, ये पसंद है इंस्टीट्यूट को।
ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1013A जो कि होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। 1013 वाला कौन सी कैटेगरी में गया था? पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में। अब ये HRA क्या होता है? HRA मतलब सपोज जैसे ये है हमारे पास धनंजय, ठीक है। अब धनंजय जो है वो आए हैं मुंबई से जयपुर नौकरी करने के लिए, ठीक है। धनंजय के एम्प्लॉयर ने बोला कि हम आपको घर तो नहीं दे सकते, लेकिन आप जो घर ढूंढोगे उसमें रहने के लिए हम आपको रेंट दे सकते हैं, ठीक है। या ये जॉब करने मुंबई गया, मुंबई से जयपुर आना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये जॉब करने के लिए कहाँ गया? मुंबई गया है, और मुंबई में इसको रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा है पर रेंट दिया जा रहा है। कंपनी आपको घर भी दे सकती है रहने के लिए कि ये लो ये घर, इसमें रह लो, इसमें तुमको रामू काका भी मिलेंगे, सब मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो होते हैं ना, प्राइवेट में भी कई कई लोगों को मिल जाता है। हाँ, अच्छी अच्छी पोस्ट पे अगर आप हो तो वो आपको मिल जाता है, मतलब हाई पोस्ट पे हो तो, ठीक। तो धनंजय मुंबई गए नौकरी करने के लिए, धनंजय को रेंट पे करा, मतलब अब जो इसको सैलरी मिल रही है ना उसमें एक तो है इसका बेसिक पे, और प्लस इसको सैलरी में रेंट का पैसा भी मिलेगा कंपनी से, कंपनी से इसको रेंट का पैसा भी मिलेगा। हाँ अक्षी, हाँ बताओ, ऐसा मैंने बोला था? नहीं बोला था ना? हाँ, हाँ, हाँ। अभी अभी तक तो ऐसा बोला ही, बताया ही नहीं मैंने कि अगर है ना तो उसको रोक दो, थोड़ी देर के लिए रोक दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका खुद का घर होता है उस जगह पर तो आपका HRA फुली टैक्सेबल होता है ना। वो मैं बाद में बताती है, आपने तो पहले ही सस्पेंस ओपन कर दिया, बताओ, ठीक। धनंजय मुंबई गए नौकरी करने के लिए, शब्दों पे ध्यान दो, मुंबई का नहीं है तभी तो मुंबई गया, होता तो फिर जाता थोड़ी ना, मुंबई में ही है ऐसा। तो मुंबई में नौकरी, रेंट का पैसा मिल रहा है, सैलरी स्लिप में कैसे आएगा? सैलरी प्लस रेंट, एक तो इसको सैलरी देंगे और फिर रेंट देंगे ऐसा। हाँ, DA भी देंगे, ठीक। अब ये जो रेंट का पैसा इसको मिल रहा है, सपोज धनंजय को रेंट मिलता है 20,000 पर मंथ, रेंट मिल रहा है 20,000 पर मंथ। भाई जगह के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, जगह के नहीं, सैलरी इससे भी ज्यादा होगी, जगह के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक। सैलरी है बेसिक पे 60,000 पर मंथ, ठीक। अभी ये 20,000 पर मंथ इसको रेंट का मिल रहा है हाथ में, इसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देती है गवर्नमेंट, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? हमें ये एग्जेम्पशन ही पढ़नी है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, मतलब लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन, हाँ लोकेशन के हिसाब से इतना ही रेंट मिलेगा इसको। आप बोलो उसको कि भाई मेरे वहां पे रेंट ऐसा बढ़ गया है, कंपनी को अगर सही लगता है तो वो आपका रेंट बढ़ा देती है। नहीं नहीं नहीं, आप बेसिक कंडीशंस वाला घर लो, बेसिक वाला घर लो ना आप, ऐसा बहुत ज्यादा भयंकर क्यों लेते हो? इतना नहीं होता, क्राइटेरिया फिक्स करके रखती है। देखो क्राइटेरिया फिक्स होता है किस हिसाब से? आपका म्युनिसिपल वैल्यू के हिसाब से, आपका फेयर रेंट के हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स करती है ये रेंट,
जो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में फेयर रेंट पढ़ के आए थे ना, उस फेयर रेंट के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितना रेंट की अलाउंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब इस अलाउंस में जितना पैसा आपको पूरा पूरा मिला, उसमें से कुछ हिस्सा सरकार रख लेगी और रिमेनिंग हिस्सा आपके लिए, मतलब कुछ एग्जेम्पशन दे देगी, रिमेनिंग आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कितना एग्जेम्प्ट होता है। HRA is a special allowance specifically granted to an employee by his employer towards payment of rent for residence of employee। एम्प्लॉय के रहने के लिए एम्प्लॉयर उसको किराए का पैसा देता है। HRA is exempt to the extent least of the following। कितना? या तो जितना HRA मिला है वो 20,000 पर मंथ जैसे मिल रहा था, या फिर जितना रेंट पे करा है उसमें से सैलरी का 10% काट लेंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 50 और 40% ऑफ सैलरी। 50% देते हैं मेट्रो सिटीज के केस में और 40% देते हैं अदर सिटीज के केस में। मेट्रो सिटीज क्या होती है युवराज? युवराज, ओनली युवराज, ये देखो मैं पहले ही कह रही हूं किसी की बातों में नहीं आना। ठीक है, तो मेट्रो सिटीज वो होती है, वो सिटीज जिनका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होता है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है? उस सिटी की पॉपुलेशन के ऊपर। तो अभी करंटली मेट्रो सिटीज इनकम टैक्स ने किस किस को बता रखा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, है ना, बैंगलोर। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर को बता रखा है मेट्रो सिटीज। हाँ, ये 4 मेट्रो सिटीज हैं। ठीक है, ये 4 मेट्रो सिटीज बता रखी हैं गवर्नमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स के पर्पज से। और यहां पर अगर आप रहते हो तो आपकी सैलरी का 50% हम एग्जेम्पशन में काउंट करेंगे। किसी भी दूसरी जगह रहते हो तो 40%। सैलरी का मतलब क्या हुआ? बेसिक, डीए अंडर टर्म्स, कमीशन ऑन सेल्स। ऑलमोस्ट हर जगह सैलरी का जो मतलब हम पढ़ रहे हैं वही, बेसिक, डीए अंडर टर्म्स, कमीशन ऑन सेल्स। दूसरा वाला पॉइंट मतलब आपको जितना भी रेंट मिल रहा है, सपोज आप जितना रेंट पे कर रहे हो, मान लो आप 10,000 का रेंट पे कर रहे हो, उसमें से आपकी जो सैलरी है ना, सैलरी मतलब क्या? ये 3 चीजें, इन 3 चीजों का 10% निकालोगे, वो माइनस कर दो इसमें से, रिमेनिंग अमाउंट सेकंड वाले पॉइंट में आता है। हाँ, रिमेनिंग अमाउंट एग्जेम्पशन की लिमिट में आ जाएगा। नहीं, कभी ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। एचआरए तो कंपनी अपनी पॉलिसीज के हिसाब से देती है, आपके एक्चुअल रेंट के हिसाब से थोड़ी देती है। ये तो हो गया एक्चुअल रेंट, ये हो गया फेयर रेंट। हाँ, वो वही जो अक्षी ने पूछा था कि जयपुर का ही है और जयपुर में ही नौकरी करता है तो एचआरए का क्या सीन होता है। एचआरए मिलता तो है, मिल तो सकता है आपको, टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है वो देखना है बस। ठीक है, अभी ये केवल कंप्यूटेशन समझ आई क्या? एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट्स में है ना, ये कंप्यूटेशन होती है एचआरए की एग्जेम्पशन की। अब आपको एचआरए तो रिसीव हो सकता है अगर आप जहां पैदा हुए हो, जहां आपका घर है, उसी सिटी में अगर आप जॉब करते हो। जैसे मान लो आप जयपुर के ही हो और आप जयपुर में ही जॉब करते हो, एचआरए तो मिल सकता है लेकिन उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप अपने ही घर में रह रहे हो तो। अपना घर है
फिर भी हम अपने घर में रह नहीं रहे हैं, तो क्यों नहीं रह रहे हो? तुम्हारी गलती है, जाओ रहो, रहो जाकर के घर में। है ना? मान लो हम, अरे अब ओन 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 ओन, खुद का घर होना चाहिए। अगर उस सिटी में आपका खुद का घर है, खुद के घर का मतलब होता है आपके पेरेंट्स, आप या आपके पेरेंट्स का अगर घर है या ग्रैंड पेरेंट्स का अगर घर है शादी के बाद, हाँ तो फिर वही घर हो गया ना, वो घर हो गया शादी के बाद। अगर वो ऐसा कर दे, वो खुद के घर पर रहके ये शो कर दे कि वो किराए पे रह रहा है, हाँ हाँ कर सकता है, तो ऐसे कैसे शो कर दे? देखो करने को कुछ भी कर सकता है ना, पर अगर एक लॉ की भाषा में बोले ना, अपने को लिखी हुई चीजें क्या है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। करने को आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। अब आप शो करते हो कि भाई हम तो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, करो ना शो, लो टैक्स बेनिफिट। ठीक, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप अपने घर में रह रहे हो। अगर एचआरए के अंदर जगह में कोई बदलाव आता है, रेंट में कोई चेंज आता है, एचआरए के अमाउंट में कोई चेंज आता है, जितना एचआरए मिल रहा है उसमें, बेसिक सैलरी में कोई चेंज आता है, तो आपको एचआरए मंथली या पीरियोडिकल बेसिस पे कंप्यूट करना पड़ेगा। आप एक साथ लमसम एचआरए कंप्यूट नहीं करोगे। समझ ही नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से निकला। क्वेश्चन करवाऊंगी जब सब कुछ समझ में आएगा। इस वाले का, इसका सेकंड वाले का क्वेश्चन, आपको एक ऐसा एचआरए का क्वेश्चन जिसमें सब कुछ ही आ जाएगा, वो क्वेश्चन हम कल कर पाएंगे। हाँ ठीक है, इधर ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है एचआरए का। देखो एक बार एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो है वो दिल्ली में काम कर रहे हैं और 6,000 उनको बेसिक पे मिल रहा है, डीए मिल रहा है 2,000, जिसमें से 50% सैलरी का पार्ट है, कमीशन प्रोडक्शन पे है 30,000, सेल्स पर है 2%, एचआरए मिल रहा है 5,000, रेंट है 4,500 पर मंथ। कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए। कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए। तो अब सबसे पहला एचआरए रिसीव्ड, ठीक, कोई इसके अंदर आपको मंथ के बेसिस पर, मतलब अलग से कोई रिटायरमेंट वाला तो कोई सीन है नहीं, तो आप एक साथ पूरे 12 महीने की ही कंप्यूटेशन कर सकते हो। एचआरए रिसीव्ड 60,000 माइनस एग्जेम्पशन। सबसे पहला एक्चुअल, दूसरा रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में आता है बेसिक और डीए अंडर टर्म्स, बेसिक, हाँ, और डीए अंडर टर्म्स प्लस आपका कमीशन ऑन सेल्स। तो सबसे पहले आप लोग कमीशन का अमाउंट, कमीशन है आपका 6 लाख पे 2%, ठीक है, ये आपका पूरे साल भर का कमीशन हो गया 12,000। फिर 6,000 आपका बेसिक है, 2,000 का डीए है, लेकिन आपको डीए केवल 1,000 ही लेकर के चलना है, ठीक। तो आपकी जो सैलरी हो गई वो आ गई है 96,000। 96,000 का 10% आप इसमें से माइनस करोगे, 9600 रेंट में से, रेंट आपको कितना मिल रहा है, 4,500 पर मंथ का रेंट मिल रहा है, माइनस 9600, तो 444,000। देखो ये कैसे निकाला मैंने, रेंट कितना मिल रहा है,
रेंट रेंट कितना मिल रहा है? 4500 पर मंथ। 54,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कैसे आएगी? सैलरी आ गई आपकी बेसिक प्लस डीए। डीए आपको 1000 ही लेना है, ठीक है, और प्लस आपका कमीशन। तो सैलरी टोटल आएगी 96,000। सॉरी इज इक्वल्स टू 96,000। $9600। तो ये आ गया 4440। थर्ड, दिल्ली में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी। सैलरी आपने ऑलरेडी कंप्यूट कर ली है 96,000, इसका 50% लेना है आपको सीधा, तो वो हो गया 48,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की डिडक्शन मिलेगी 4440। तो 60,000 से 4440 की डिडक्शन, आपका टैक्सेबल एचआरए आ गया 15,600। हो गया? हाँ, क्या चीज नहीं समझ आई? देखो, आपको कुछ भी चीज अगर नहीं समझ में आए ना तो आप क्लास में बोलो। हाँ जी वंदना, कौन सा पॉइंट है उसमें? एक्चुअल वाला कितना एचआरए मिला? 60,000 का एचआरए मिला। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा 5,000 पर मंथ। एक महीने का 5,000 है तो पूरे 12 महीने का 60,000 हो गया, ठीक। दूसरा आता है रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड किधर दे रखा है? ये रहा, 4500 का रेंट आपने पे करा है, पूरे 12 महीने का रेंट निकालोगे, उसमें से माइनस करना है सैलरी का 10%। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस डीए। डीए 1000 ही क्यों लिया? क्योंकि 50% डीए ही अंडर टर्म्स है, तो 2000 का आधा 1000, ठीक, इंटू 12 पूरे ईयर की सैलरी, प्लस कमीशन तो वैसे ही सेल्स पर है तो 12,000 का कमीशन। सैलरी आ गई आपकी 96,000, इसका 10% हो गया 9600, माइनस कर दो 48, सॉरी ये आ गया 4440। 4440। और तीसरे पॉइंट पे आता है 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी थी? 96,000, उसका आधा करना है, 48,000 आ गया। तीनों में से जो भी सबसे कम है, सबसे कम क्या है? ये, इसको आप माइनस कर दोगे क्योंकि ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया, ये आपका टैक्सेबल हो गया। 60,000 में से 4440 माइनस करेंगे तो 15,600 आ गया टैक्सेबल एचआरए। अब समझ आया सबको? नहीं कुछ नहीं? हाँ जी, क्लियर, समझ आया? ओके, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा। कल एक क्वेश्चन करेंगे, उससे एचआरए और आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।